वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो वर्किंग कैपिटल क्रेडिट असेसमेंट में जैसे हम पिछले काफ़ी सारे लेक्चर्स में अपना जो इंटरनेशनल फाइनेंस है जिसमें वेरियस इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं तो हमने डिस्कस करे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना इंपोर्ट प्रोसीजर को भी डिस्कस किया और कंप्लीट किया। तो क्योंकि हमारा इंटरनेशनल डीलिंग्स वाला जो सिस्टम है, एक फ्लो है पिछले काफ़ी सारे लेक्चर्स के थ्रू, वो ऑलरेडी बना ही हुआ है। तो मैं इसमें एक दो चीज़ें और साथ में ऐड कर देता हूँ ताकि आपकी लिंकेज सारी उस टॉपिक के साथ बनी रहे। तो जो आज का टॉपिक है वो रिलेटिवली एक न्यू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, LEI बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट संडे लेक्चर रहेगा उसके ऊपर मैं एक हाई सीज सेल्स करके कॉन्सेप्ट होता है उसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए अब आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो यह है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। देखिए, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता, बहुत ही नई चीज रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। पहले जो ये चीज थी ये इंट्रोड्यूस्ड थी RBI की तरफ से, जो 50 करोड़ से ज्यादा लोन वाले लोग हैं, जिन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा रुपए का लोन लिया हुआ है, ये उनके लिए एप्लीकेबल थी। बट अभी रिसेंटली इस चीज को जिन लोगों ने 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया हुआ है, तो अब ये चीज उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल हो गई है, जिसको हम बोलते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, LEI, राइट। तो अभी आप सोचेंगे कि क्या है ये चीज लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, क्या रेलेवेंस है इसका, क्यों बनाई गई है, क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है इसका, वो सब हम अभी इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। और इस वीडियो को क्लोज करने के बाद आई डोंट थिंक कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के बारे में आपको कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन या डाउट रहने वाला है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो अभी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है, तो जो MSME सेगमेंट में, क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा वाले लोन्स में ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। ऑल्दो जो बैंकर्स हैं, जो लोन्स फील्ड में काम कर रहे हैं, वो 5 करोड़ से ज्यादा वाले लोन्स के अपने क्लाइंट्स को ये LEI नंबर लेने के लिए बोल तो रहे हैं, बट उनको इनका मीनिंग नहीं पता कि ये क्या काम करता है, इसका क्या रिलेवेंस है हमारे लिए। तो चलिए अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं LEI के बारे में। तो देखिए, LEI का क्या मीनिंग है, क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि LEI लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्यों बनाया गया, क्या बैकग्राउंड है इसका। देखिए, आप सब लोगों को पता है कि 2007-8 का एक टाइम आया था। 2007-8 का एक टाइम आया था जब आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक क्राइसिस जिसको बोलते हैं हम लोग, वो वर्ल्ड वाइड ये फैल गया था। सारे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, पूरा इकोनॉमी डूब गई थी कंट्रीज की। तो जो 2007-8 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसमें एक इन्वेस्टमेंट बैंक था, इन्वेस्टमेंट बैंक जो मॉर्गेज बैक्ड, प्रॉपर्टी बैक्ड लोन्स भी करता था, हाउसिंग लोन्स भी करता था। तो वो वाला बैंक था जिसका नाम था लीमन ब्रदर्स। लीमन ब्रदर्स, लीमन ब्रदर्स करके एक बैंक था, ठीक है। तो ये बैंक पूरा इंसॉल्वेंट हो गया था, ये पूरा इंसॉल्वेंट हो गया था। अब इसने सितंबर के महीने में 2008 में, सितंबर के महीने में 2008 में इसने इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी थी अपनी। तो जब इसने इंसॉल्वेंसी फाइल करी, तो आपको पता है कि कोर्ट में इंसॉल्वेंसी जब फाइल होती है तो फिर वेरियस एनालिटिक्स बैठ जाते हैं, उसकी सारी चीजें चेक होती हैं थ्रू आउट की, क्या हुआ था, क्या नहीं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं। तो क्या हुआ कि जैसे ये लीमन ब्रदर्स हैं, लीमन ब्रदर्स हैं, तो लीमन ब्रदर्स ने काफी लोगों से पैसा लिया हुआ है। बैंक्स लेते हैं, पैसा लिया हुआ है, इन आया हुआ है, और पैसा काफी लोगों को दिया हुआ है, आउट किया हुआ है। अब जो ये पैसा जो इन है या आउट है, ये लीमन ब्रदर्स कोई ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेट में काम कर रहा था, एक ही कंट्री में काम कर रहा था। मल्टीपल जगह पे इसकी ब्रांचेस थी, मल्टीपल 25,000 से ज्यादा लोग इसके अंदर एम्प्लॉयड थे। तो मल्टीपल कंट्रीज में इसका एक्सपोजर चल रहा था, मल्टीपल कंट्रीज में इसका एक्सपोजर चल रहा था, राइट। तो जब उसका एनालिसिस किया गया, तो ये समझना, जो एनालिस्ट्स हैं उनको ये समझना बड़ा ही दिक्कत लगी कि कौन से लोग हैं, वो लोग हैं क्या, मतलब उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है लोगों की, जिन लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया हुआ है, जहां पे इसका पैसा गया हुआ है, जहां पे इसने आगे पैसा दिया हुआ है, उन लोगों की क्या आइडेंटिफिकेशन है डिफरेंट कंट्रीज में, हमें नहीं कुछ समझ आ रहा। अब देखो, मैं इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये तो चलो कोर था प्रॉब्लम का 2008 में, जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई।
तो अब मैं आपको इसका सिंप्लीफाइड वर्जन समझाता हूँ कि सिंप्लीफाइड तरीके से इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे आप इंडिया में बैठे हैं, जैसे आप इंडिया में बैठे हैं, तो इंडिया में आप देखिए अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ठीक है, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म्स का बिजनेस है, कंपनी फॉर्म्स का बिजनेस है, सिमिलरली एलएलपी, एलएलपीज हैं, उसके बाद ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, ऐसे करके मल्टीपल तरह के बिजनेसेस हैं। अगर आप कंपनी फॉर्म की बात करें या एलएलपी कंपनी फॉर्म की बात करें, तो इनके ऊपर एक स्पेशल, आपको पता है कि एक कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, सिन नंबर होता है, और एमसीए की साइट पे हम जाके इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। पर आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो क्या आप इसका कोई डाटाबेस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन? क्या इसका कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो इसको सबसे डिफरेंशिएट करता हो? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो इसको डिफरेंशिएट करता हो सब लोगों से, ऐसा जिसको आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ भाई नहीं ये बिल्कुल ठीक ठीक है, इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से नहीं है। इस सिमिलरली पार्टनरशिप फॉर्म्स है, ट्रस्ट है, सोसाइटीज है। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें जीएसटी नंबर से कर सकते हैं। भाई कई लोगों को जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं है, हर एक को जीएसटी थोड़ी एप्लीकेबल है। कई लोग कम टर्नओवर वाले हो, जीएसटी में पैसा नहीं दे रहे हैं, टर्नओवर नहीं दिखा रहे, नहीं जीएसटी अप्लाई कर रहे। तो इस तरह से एक एक एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के मल्टीपल सिस्टम है विद इन आवर कंट्री। हम अपनी कंट्री में ही नहीं जानते कि मान लीजिए आप पंजाब में बैठे हैं, अगर आप पंजाब में बैठे हैं और आप किसी बेंगलोर के क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, बेंगलोर के क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, और बेंगलोर में मान लीजिए फर्म का नाम है ए इनकॉर्पोरेशन, तो भाई ए इनकॉर्पोरेशन नाम से तो लाखों फर्म हो सकती हैं, ए इनकॉर्पोरेशन नाम से तो लाखों फर्म्स हो सकती हैं। आपको क्या पता कि जिस क्लाइंट से, जिस ए इनकॉर्पोरेशन को आप पैसा भेज रहे हैं, जिस ए इनकॉर्पोरेशन से आप डील कर रहे हैं, वो वही है जिससे आप डील करना चाहते थे। हो सकता है कि आप जो ए इनकॉर्पोरेशन से जिससे डील करना चाह रहे थे वो कोई बड़ी एंटिटी थी, वो जिसका नाम था मार्केट में, बट किसी बंदे ने ए इनकॉर्पोरेशन का मिलता जुलता नाम बना के एक और एंटिटी फॉर्म कर ली और आपके साथ डील कर लिया, आपको ठग लिया। तो आपको इस चीज के बारे में तो नहीं पता, आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। ये तो हम कह रहे हैं कि विद इन आवर कंट्री ये हमारे लिए चांसेस हैं कि इस चीज में रिस्क इन्वॉल्व है कि जो पर्सन हमारे साथ डील कर रहा है, जिसको हम पैसा भेज रहे हैं, दैट मे नॉट बी द सेम पर्सन दैट वी हैव इंटेंडेड टू डील विद। जिसके साथ हम डील करना चाहते थे वो ये वाला वो पर्सन है कि नहीं है हमें नहीं पता, क्योंकि इस नाम के कॉमन नाम है, इसके नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, ठीक है, और कोई प्रॉपर उनका आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई विद इन आवर कंट्री बात, ठीक है। विद इन आवर कंट्री में भी अगर आप विद इन स्टेट लेवल में भी बात करें तो स्टेट लेवल में भी आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में डील कर रहे हैं तो आप बंदे को पहचानने में दिक्कत कर सकते हैं। तो अगर यही ट्रांजेक्शन्स कंट्री वाइज इन्वॉल्व हो, कंट्री वाइज इन्वॉल्व हो, आप इंडिया में बैठे हैं, आप इंडिया में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, आपको किसी ऑस्ट्रेलिया के पर्सन के साथ डील करना है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अफ्रीका, अमेरिका, कोई भी कंट्री लगा लीजिए आप, इन कंट्रीज के लोगों के साथ डील करने। देखिए अब इनकी जो फर्म्स के नाम है वो तो होते भी अजीब गरीब है, ठीक है ना। उनके फर्म्स के नाम को पढ़ के कई बार समझ नहीं आता कि मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, कि क्या कौन सी कंपनी है, क्या काम कर रही है, क्या नहीं, हमें क्या पता कि वो जेन्युइन है भी या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से किसी का कोई भी वर्ल्ड के अंदर कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम नहीं है आइडेंटिफाई करने का। और जैसे इंडिया ने जीएसटी बनाया हुआ है, कंपनीज एक्ट बनाया हुआ है, पैन नंबर बनाया हुआ है आइडेंटिफाई करने के लिए, आधार नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया हुआ है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अपने अपने डिफरेंट सिस्टम होंगे, ऑस्ट्रिया के, अफ्रीका के, अमेरिका के, जर्मनी के, रशिया के, सबके अलग अलग सिस्टम्स हैं अपने अपने कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के। तो क्या आप एज एन इंडिविजुअल, एज अ बोरोअर, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि भाई किस कंट्री में क्या सिस्टम चल रहा है? बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, जो अपनी ग्लोबल इकोनॉमी है या जो ग्लोबल कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम होना चाहिए सारी एंटिटीज का अक्रॉस द ग्लोब। जितनी एंटिटीज हैं उनका एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। उनको जैसे हम कंपनी को उसके सीनियर नंबर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल को उसके पैन नंबर या उसके आधार कार्ड से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या मैं फॉर एग्जांपल मेरे को अगर आपको कॉल करना है तो आपको पता है कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना है तो मेरे को ही कॉल लगेगा, तो एक आइडेंटिफिकेशन है मेरी। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह ये जो बिजनेस एंटिटीज हैं,
बिजनेस एंटिटीज हैं, तो सिमिलरली इन बिजनेस एंटिटीज को भी आइडेंटिफाई करने के लिए ग्लोबल लेवल पे, देखिए ग्लोबल लेवल पे, ये कोई कंट्री की बात नहीं हो रही, बिजनेस एंटिटीज को ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम होना चाहिए, एक यूनिक कोड होना चाहिए, यूनिक कोड होना चाहिए जिस कोड को हम भरे, यूज करें और पता लग जाए कि ये इस एंटिटी का कोड है। मेरा मोबाइल नंबर है तो पता है कि ये अंकुश का मोबाइल नंबर है या इसका पर्सन का मोबाइल नंबर है। अगर ये पैन नंबर है तो ये यूनिक पैन नंबर है, तो ये इसी बंदे का ही पैन नंबर है। आधार कार्ड इसी बंदे का ही है, सीनियर नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनी का इसी बंदे का ही है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये तो कंट्री वाइज डिफरेंशिएट करके चीजें, पर हमें ये ग्लोबलाइज्ड चाहिए कि एक यूनिक कोड हो हर एक बिजनेस एंटिटी को आइडेंटिफाई करने का, और वो यूनिक कोड जो है वो पूरी दुनिया में कोई भी बंदा इस यूनिक कोड के साथ उस एंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकता हो, पूरी वर्ल्ड के लिए वो यूनिक कोड कॉमन हो। देखिए हम इंडिया लेवल पे बात करते होते हैं, स्टेट लेवल पे बात करते हैं, बट अब यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल लेवल पे, कि ग्लोबल लेवल पे एक नंबर होना चाहिए एक एंटिटी का। देखिए कितना लार्ज एरिया में हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो जो ये यूनिक कोड हर एक बिजनेस एंटिटी को अलॉट होता है, उसी यूनिक कोड को हम बोलते हैं LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर बोलते हैं, LEI नंबर इसको बोलते हैं हम लोग, कि ये आइडेंटिफाई करेगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड वाइड। ये एक तरह की ये जो LEI है ये एक तरह की डायरेक्टरी है किनकी? लीगल एंटिटीज की। लीगल एंटिटीज मतलब मींस जो बिजनेस यूनिट्स हैं जो लीगल हैं कंट्री के लॉ के हिसाब से, उनकी एक तरह की डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी ग्लोबल लेवल पे डायरेक्टरी है, ग्लोबल लेवल पे एक डायरेक्टरी मेंटेन्ड है कि ये LEI नंबर्स हैं टोटल, ठीक है, ये LEI नंबर्स इसी हर एक एंटिटी का यूनिक नंबर है, राइट। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि इस चीज का बैकग्राउंड क्या है, क्यों बनाया गया LEI नंबर, ताकि हर एक एंटिटी यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, ट्रांजैक्शंस लेवल पे रिस्क कम हो सके, हम कोई गलत ट्रांजैक्शन ना कर दे किसी और एंटिटी को कुछ और समझ के। कल को कोई बैंक को कुछ नुकसान होता है, या जैसे लीमन ब्रदर्स का नुकसान हुआ था, तो उनमें किन किन लोगों ने पैसा लगाया था, किन किन बिजनेस एंटिटीज लीगल एंटिटीज ने पैसा लगाया था, या उन्होंने किन किन लीगल एंटिटीज को पैसा दिया था। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड नंबर के थ्रू हर एक लीगल एंटिटी, चाहे वो इस देश की है चाहे किसी और देश की हो, उसको कोई भी बंदा सर्च कर सके, कोई भी बंदा आइडेंटिफाई कर सके। इस चीज के लिए LEI नंबर का इन्वेंशन किया गया, राइट। तो LEI नंबर का इन्वेंशन तो अब हम समझ गए हैं। तो जो LEI जो सिस्टम बना है, ये शुरुआत जैसे लीमन ब्रदर्स के 2008 के कांड, जो सारा कांड हुआ था, जो काम हुआ था, उसके बाद स्टार्ट हो गया था सारा प्रोसेस। तो इसको इन्होंने कैसे स्ट्रक्चराइज्ड किया, इसकी कमेटीज को कैसे स्ट्रक्चराइज्ड किया गया, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ने में आपको डिफिकल्टी लगेगी, बट आप मेरे साथ पढ़ते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जब लीमन ब्रदर्स वाला किस्सा हुआ, तो जो G20 नेशंस हैं, G20 नेशंस मींस जो ग्लोब में जो 20 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या ग्रोइंग कंट्रीज हैं, जो पूरी दुनिया की 90% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP को कंट्रीब्यूट करती हैं। वर्ल्ड की जितनी GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो 20 कंट्रीज उसका 90% पोर्शन कंप्लीट कर रही हैं, उन 20 कंट्रीज की क्या हुआ, उन 20 कंट्रीज की मीटिंग हुई। उन 20 कंट्रीज ने 2009 के अंदर अराउंड मीटिंग की कि उन्होंने इस लीमन ब्रदर्स वाले केस के बाद ये आइडेंटिफाई किया कि भाई हर एक एंटिटी को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, राइट। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को एस्टेब्लिश किया। उन्होंने G20 नेशंस के अंडर, उनके अंडर आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, FSB। ये बेस्ड इन स्विट्जरलैंड है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है। उन्होंने G20 नेशंस ने 2009 के अंदर मीटिंग की, रिस्क को समझा, उन्होंने LEI सिस्टम के बारे में सोचा और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को एस्टेब्लिश किया। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड क्या काम करता था, इसका काम है मॉनिटर करना या रिकमेंडेशन करना G20 कंट्रीज को अबाउट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए 2007-8 में मंदी आई, फाइनेंशियल सिस्टम सारा फेल हो गया ग्लोबल लेवल पे, तो उन्होंने ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एस्टेब्लिश किया। उन्होंने उसको टास्क दिया कि भाई आप दुनिया भर की जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मॉनिटर कीजिए, उसके अंदर कुछ सुधार लाने की जरूरत है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो हमें रिकमेंड कीजिए, हम डिस्कस करेंगे उसको, अगर सुधार लाने की जरूरत होगी तो उसको हम चेंज कर देंगे। तो
ये 2009 में जैसे इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को एस्टेब्लिश कर दिया गया, तो पहले ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम बोला जाता था, तो ये इसको चेंज करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड करके इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया गया। तो उन्होंने 2011 में इसको बोला, बोर्ड को 2011 में इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को बोला कि भाई एक एलईआई सिस्टम के बारे में आप सारा तामझाम निकालिए, इसके बारे में जिक्र कीजिए, इसके बारे में पता लगाइए कि ये इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्या क्या करने की जरूरत है, इसको कैसे स्ट्रक्चराइज्ड किया जा सकता है। उन्होंने एलईआई सिस्टम का टास्क असाइन किया 2011 में एफएसबी को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को। सबसे ऊपर आ गए G20 नेशंस के अंडर आ गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। तब जब 2011 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को इसका काम अलॉट किया गया, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने इस काम के लिए 2012 में इस कमेटी का गठन किया। क्या बोलते हैं इसको? एलईआई रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी, एलईआई आरओसी। एलईआई तो आप समझते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको ओवरनाइट करने के लिए, उसको ओवरसाइट करने के लिए, जो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उसका सुपरविजन करने के लिए एक कमेटी को फॉर्म किया गया 2012 के अंदर, जिसको बोलते हैं एलईआई आरओसी। ठीक है, तो जो एलईआई का जो भी सिस्टम लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, देखिए अब हम इंडिया में आधार कार्ड बनाते हैं, देखा ना, तो जब आधार कार्ड लॉन्च हुआ तो कैसे लाइनों में लग के आधार कार्ड बनवाना पड़ रहा था अपने को। तो ये तो हम ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं कि हर एक एंटिटी को ग्लोबल लेवल पे एक नंबर, यूनिक नंबर चाहिए। तो देखिए इसको इंप्लीमेंट करना भी तो एक फेजेस में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और सेकेंडली इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए, उसका कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे ये हुआ। तो उन्होंने एक रेगुलेटरी कमेटी का गठन किया आगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने। ये कमेटी का काम क्या था? डिसीजन मेकिंग करना, कोई भी एलईआई सिस्टम के साथ रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करना। और इसमें जो भी फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, इसमें 65 प्लस कंट्रीज के जो है 65 प्लस जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज, सेंट्रल बैंक्स के नॉमिनीज इसके अंदर बैठते हैं इस कमेटी के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के सेंट्रल बैंक्स, जैसे इंडिया का आरबीआई है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स हैं, वो सारे इसके मेंबर्स हैं। फाइनेंशियल अथॉरिटीज बड़ी बड़ी, वो सारी इसकी मेंबर्स हैं। तो ऐसे कर करके इन्होंने एक एलईआई रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया 2012 के अंदर। तो एलईआई रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी जो है वो ग्लोबल लेवल पे बन गई। अब उन्होंने आगे क्या किया? उन्होंने अपने अंडर GLEIF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया। GLEIF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मींस ग्लोबल, G फॉर ग्लोबल, LEI लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, F फॉर फाउंडेशन। ग्लोबल एलईआई फाउंडेशन का उन्होंने गठन किया, निर्माण किया। कब किया उन्होंने? जून 2014 के अंदर। ये G20 नेशंस की मीटिंग हुई 2009 में। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बनाया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को 2011 में बोला उन्होंने कि एलईआई सिस्टम को इंप्लीमेंट कीजिए, इसके बारे में जो भी सिस्टम आपको करना है इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। उन्होंने 2000 इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिवली, और उन्होंने 2012 में एलईआई आरओसी का गठन किया। एलईआई आरओसी ने ओवरऑल मॉनिटरिंग करनी है, सुपरविजन करनी है। ठीक है, और जो एलईआई आरओसी है उन्होंने आगे फर्दर ज्यादा बेटर कंट्रोल बनाने के लिए GLEIF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया 2014 के अंदर। तो ये जो GLEIF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये क्या काम करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं LOUs को। LOUs हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हर एक चीज बंदा अपने से नीचे वाले बंदे को कंट्रोल ही कर रहा है। G20 नेशन FSB को कंट्रोल कर रहे हैं, FSB LEI ROC को कंट्रोल कर रहा है, LEI ROC GLEIF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। अब ये GLEIF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको कंट्रोल करेंगे? ये LOU को कंट्रोल करेंगे। अंडरस्टूड है? तो उन्होंने कंट्रोल करना है LOU को, और उन्होंने डाटाबेस मेंटेन करना है ग्लोबल LEI इंडेक्स का। डाटाबेस मतलब इन्होंने डायरेक्टरी मेंटेन करनी है। डायरेक्टरी क्या मतलब डायरेक्टरी का? अब इंडिया में जैसे मान लीजिए 10 करोड़ फर्म्स ने LEI नंबर रजिस्टर कर लिया, अमेरिका में 20 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कर लिया, रशिया में 50 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कर लिया, चाइना में 50 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कर लिया। तो ये सारे लोगों का एक डाटाबेस तो होना चाहिए ना, एक जगह पे डाटाबेस तो होना चाहिए ना, कि आप एक वेबसाइट पे जाएं, बंदे का LEI नंबर डालें और उस बंदे की डिटेल निकाल लें। एक जगह पे डायरेक्टरी तो मेंटेन होएगी ना। तो ये जो GLEIF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये यही डायरेक्टरी को मेंटेन करते हैं। ये यही डायरेक्टरी को मेंटेन करने का काम करते हैं GLEIF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्लस ये LOU को कंट्रोल करते हैं, प्लस ये LOUs को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, प्लस ये क्या काम करते हैं, जो इनका क्वार्टरली या शायद मंथली, मेरे को आइडिया नहीं है, ये अपनी डाटा की
मतलब रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं कि हमने क्या क्या काम किया, क्या क्या एक्यूरेसी लेवल अचीवमेंट है, या जो भी है अपनी मॉनिटरिंग की डिटेल्स जो है वो निकालते रहते हैं मार्केट के अंदर। तो ये GLEIF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इन्होंने गठन कर दिया। ठीक है, अब GLEIF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आगे फर्दर क्या बनाए, LOUs। LOUs सबसे लोकल लेवल की चीज आ गई। LOUs को बोलते हैं लोकल ऑपरेटिंग यूनिट्स। लोकल ऑपरेटिंग यूनिट्स ये अराउंड 40 से 50 LOUs हैं अभी ग्लोब के अंदर, अभी और भी बढ़ रही हैं जैसे जैसे इस चीज का काम बढ़ रहा है। तो उन्होंने लोकल ऑपरेटिंग यूनिट्स का निर्माण किया। अब ये लोकल ऑपरेटिंग यूनिट्स क्या काम करती हैं भाई, ये वही काम करती हैं जो हम हमारी जैसे पैन अथॉरिटीज या GST अथॉरिटीज करती है, कि जहां पे आपने जाके ऑनलाइन फॉर्म भरा और आपको नंबर इशू कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपको LEI नंबर जो है वो कौन इशू करेगा, वो LOU ही इशू करेगी। लोकल ऑपरेटिंग यूनिट जो लोकल लेवल पे ऑपरेट कर रही है वही आपको जो LEI नंबर है इशू करेगी। मतलब ये ग्राउंड लेवल की चीज आ गई ना LOU। ठीक है, मतलब इतनी भी ग्राउंड लेवल नहीं है, बट एक एंटिटी आ गई जहां पे आपको पता है कि इसे यहां से जाके मेरे को जो है LEI नंबर मिलेगा। ये LEI नंबर को इशू करती है, मेंटेन करती है, और जो भी रिपोर्टिंग है सारी अपनी रिपोर्टिंग इसको भेजती है, ये अपनी रिपोर्टिंग इसको भेजता है, ये इसको भेजता है, ये इसको भेजता है। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम रन हो रहा है, राइट। तो इंडिया में देखिए मैंने बताया ना 40 से 50 LOUs हैं जो रजिस्टर करती हैं LEIs को, LEI नंबर इशू करती हैं। तो इंडिया में कौन है, इंडिया में है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, ये इंडिया की LOU है जो LEI नंबर इशू करती है। ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। तो ये जो एंटिटी है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, ये LEI नंबर इशू करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। देखिए अब आपको नेक्स्ट आपके माइंड में चल रहा होगा, अभी देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अब आपके माइंड में नेक्स्ट चल रहा होगा कि LEI नंबर के बारे में हमें और जानना है कि LEI नंबर क्या है। देखिए जो मैंने LOU आपको बताई थी, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो LOU नंबर, वो LOU जो मैंने बताई थी वो LEI नंबर इशू करेगी। ठीक है, LEI नंबर जब इशू करती है तो उसके लिए आपको आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। जब आप अप्लाई करेंगे तो नॉमिनल सी फीस होती है अराउंड मेरे हिसाब से 3 से 4 हज़ार के करीब जो है वो फीस रहती है एप्लीकेशन की। ठीक है, तो LEI के लिए आप अप्लाई करेंगे, अपनी फीस वहां पे पे करेंगे। ठीक है, तो फीस आप पे करेंगे वहां पे, किसको पे करेंगे, LOU को। LOU कौन है, जैसे इंडिया में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे आपको अपना पैन, अपना GST नंबर अगर अवेलेबल है तो, और भी जो डिटेल्स उनके फॉर्म्स वगैरह हैं ऑनलाइन, वो सारे आपको वहां पे भरने पड़ेंगे और वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप वहां पे अप्लाई कर देंगे, फीस पे कर देंगे, तो जो ये LOU है, जो लोकल ऑपरेटिंग यूनिट है, वो क्या करेगी, आपकी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई कर लेगी। क्रॉस वेरीफाई करेगी, कहां से वेरीफाई करेगी, ये अपनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, एस्टेब्लिश्ड सेक्टर से, कि जो आपने GST नंबर दिए हैं, जो आपने पैन नंबर्स दिए हैं ये एक्यूरेट हैं या नहीं है, जो भी मतलब आपने डिटेल्स दी हैं, तो ये इनको क्रॉस वेरीफाई करेगी अथॉरिटीज से बैक एंड पे ऊपर। इसका आपको नहीं पता लगेगा, ये वेरीफाई करेगी। जब वेरीफाई करके जब ये सेटिस्फाई हो जाएगी, जब ये सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपको ये एक LEI नंबर अलॉट कर देगी, LEI नंबर अलॉट कर देगी। ठीक है, तो जो ये LEI नंबर अलॉट करती है, ये LEI नंबर आपका 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। ये LEI नंबर 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो हर 1 साल के बाद आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, वो भी एक फीस पे करके। हर साल आपको ये रिन्यू करवाना पड़ेगा LEI नंबर। ठीक है, तो आप पूछेंगे कि सर रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट क्यों आया। रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट भाई इसलिए आया कि आपने एक बार LEI नंबर ले लिया और बाद में 6 महीने बाद आपका पैन नंबर चेंज हो गया, GST नंबर चेंज हो गया, या आपकी एनी अदर क्रिटिकल डिटेल्स चेंज हो गई, तो फिर क्या करेंगे, किसको कैसे पता लगेगा। तो ये चीज जाननी तो जरूरी है ना, तो इसको हर साल फिर रिन्यू करना पड़ता है। हर साल रिन्यू करेंगे तो अपनी जो अभी आपकी अपडेटेड डिटेल्स है वो अपनी अपडेटेड डिटेल्स सबमिट करेंगे, वही आपके LEI नंबर आपका सेम रहेगा। LEI नंबर चेंज नहीं होगा रिन्यूअल के टाइम पे, वो एक बार अलॉट हो गया वही रहेगा।
पर उसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो आपकी चेंज होती रह सकती हैं एज पर योर बिजनेस, कि जैसे जैसे आपका बिजनेस रन होएगा आपकी डिटेल्स माइट चेंज। ठीक है, तो जो ये LOU नंबर है, सॉरी, तो जो ये LEI नंबर की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये आया कि ये LEI नंबर किसको चाहिए, हु विल अप्लाई, हु विल अप्लाई, किसको लेना पड़ेगा ये LEI नंबर। देखिए LEI नंबर्स इंडिविजुअल्स को लेना नहीं है, इंडिविजुअल्स को नहीं लेना है, इंडिविजुअल्स को नहीं लेना है। आप हैं, मैं हैं, जिनके पास पैन नंबर है, आधार कार्ड है, ये लोग LEI नंबर अप्लाई नहीं करेंगे। इसको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, भाई इसको सिर्फ बिजनेस एंटिटीज अप्लाई करेंगे। लीगल बिजनेस एंटिटीज जो हैं सिर्फ वही LEI नंबर के लिए अप्लाई करेंगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना, बिजनेस एंटिटीज के लिए है। तो जो ये ग्लोबल समिट था, ये ग्लोबल लेवल पे जो ये बातें चली हैं 2014-15 से, तो उन्होंने बोला कि बिजनेस एंटिटी, कोई भी बिजनेस एंटिटी एलिजिबल है। जो ग्लोबल लेवल पे बात हुई, उन्होंने बोला कोई भी बिजनेस एंटिटी जो है वो एलिजिबल है LEI नंबर अप्लाई करने के लिए, राइट। उसके बाद उन्होंने इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, क्योंकि देखिए ग्लोबल लेवल की चीज है, इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, तो वो छोड़ दिया कंट्रीज के अपने सेंट्रल बैंक के डिसीजंस के ऊपर। सेंट्रल बैंक्स जो कंट्रीज के हैं वो डिसाइड करेंगे कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो जो अब इंडिया की इंप्लीमेंटेशन की बात है, तो जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उन्होंने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया। देखिए जो इंडिया का सेंट्रल बैंक का RBI, उन्होंने 2017 के अंदर नोटिफिकेशन, 2017 के अंदर नोटिफिकेशन निकाली। उन्होंने बोला कि जो एंटिटीज 50 करोड़ से ज्यादा के एक्सपोजर वाली हैं, 50 करोड़ से ज्यादा एक्सपोजर वाली हैं एंटिटीज, बिजनेस एंटिटीज, उनको LEI मैंडेटरी है, उनको LEI लेना मैंडेटरी है। उसी नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला कि जो 5 करोड़ से 50 करोड़ तक के एक्सपोजर वाली एंटिटीज हैं उनके बारे में हम टाइम आने पे आपको बताएंगे, उनका फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट करेंगे, उनका टाइम आने पे आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। 50 करोड़ से ज्यादा के लिए उन्होंने इसको चीज को इंप्लीमेंट कर दिया। फिर IRDAI ने इंप्लीमेंट कर दिया कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी एंटिटीज हैं वो सारी जो काम कर रही हैं वो सारी इसको अप्लाई करेंगी। फिर 2021 में नोटिफिकेशन निकाला RBI ने कि जो कोई भी RTGS NEFT आप 50 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन की कर रहे हैं, 50 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन की कर रहे हैं, जो भी आप ट्रांजेक्शन RTGS NEFT, तो उसमें आपको LEI नंबर को कोट करना मैंडेटरी है। देखिए पहले तो लोन एक्सपोजर की बात हो रही थी, यहाँ पे लोन एक्सपोजर की, अब उन्होंने ट्रांजेक्शन लेवल पे भी बता दिया कि 50 करोड़ से ज्यादा की अगर आप RTGS NEFT की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको LEI नंबर कोट करना मैंडेटरी है उसके अंदर, राइट। तो इससे पहले भी 2017 से पहले भी उन्होंने पहले डेरिवेटिव मार्केट के लिए इसको इनिशिएट कर दिया था। नॉन, ये तो 50 करोड़ वाला नॉन डेरिवेटिव मार्केट आ गई ना, तो ये नॉन डेरिवेटिव मार्केट तो 2017 के बाद उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया। तो अभी इन्होंने जैसे जो रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं, अभी इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि 5 करोड़ से अधिक या 5 करोड़ तक अगर आपका एक्सपोजर है 5 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आपको ये LEI नंबर लेना मैंडेटरी है, तो ये LEI नंबर लेना मैंडेटरी है। ठीक है, तो LEI नंबर के लिए उन्होंने जिम्मेवार किसको बनाया, उन्होंने बनाया ये बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। उन्होंने बोला कि लोन तो आप ही लोग दे रहे हो ना, लोन तो आप ही लोग दे रहे हो, तो ये बैंक्स हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन्स दे रही हैं क्लाइंट्स को, जिनका एक्सपोजर इस तरह से है, वो क्लाइंट को लोन सैंक्शन नहीं करेंगी या डिसबर्स नहीं करेंगी। ठीक है, सैंक्शन या डिसबर्स नहीं करेंगी जब तक उनके पास LEI नंबर नहीं आता। जब तक LEI नंबर क्लाइंट उनको नहीं सबमिट करता तो वो सैंक्शन डिसबर्स उनको नहीं कर सकती। सेकेंडली उन्होंने बोला कि अगर कोई आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, ये तो नए क्लाइंट्स के लिए हो गया ना, अगर कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो उसका आप रिन्यूअल नहीं करोगे, उसके लोन का आप रिन्यूअल नहीं करोगे, या उसको कोई एनहेंसमेंट नहीं दोगे, या कोई और फंडिंग उसको नहीं दोगे जब तक वो आपको LEI नंबर सबमिट नहीं करता। तो फिर अकॉर्डिंगली सबके ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन आ गई है सारी एंटिटीज के ऊपर कि उनको LEI नंबर आपको रजिस्टर करके देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया में इस चीज को इंप्लीमेंट कर रही है RBI। तो आगे फर्दर समझने वाली चीज क्या है इसके अंदर, देखिए इंडिविजुअल्स ने अप्लाई नहीं करना, ये आप समझ गए, बिजनेस एंटिटीज ने करना है, ये भी आप समझ गए। अब LEI जो कोड होता है वो किस तरह का दिखता है कोड, मतलब किस तरह का होता है कोड, चलिए इस चीज को समझते हैं हम। जो LEI कोड होता है,
LEI कोड जो होता है ये 20 डिजिट्स का कोड होता है, 20 डिजिट्स का कोड होता है LEI, ठीक है, ये 20 डिजिट्स का होता है। अब मैं आपको एक चीज पहले समझाना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको LOU के बारे में बताया था, लोकल ऑपरेटिंग यूनिट, तो मैंने बताया था लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड करके, जो RBI ने बताया कि इंडिया में ये LOU का काम कर रही है, ये जो एंटिटीज है उनको LEI नंबर इशू करके दे रही है। देखिए LOU जो है ना वो 40-50 LOUs हैं पूरी मार्केट वर्ल्ड के अंदर, तो जो LEI नंबर आपको लेना है ना, इसके अंदर कोई ये हिंड्रेंस नहीं है कि आपको ये LOU जो इंडिया ने बताई है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, ये सिर्फ यही इशू करेगी। You can apply for LEI code with any LOU, with any LOU recognized, जो भी recognized LOU है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ये जो कोड है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉमन है, ये कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉमन कोड है। तो कोई भी LOU जो वर्ल्ड वाइड, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, कहीं पे भी बैठी है, that can issue LEI number to you as well। तो ये RBI की जस्ट वो एक गाइडेंस थी कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, एक आपकी रेफरेंस के लिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट नया है, तो आपको ये ना हो कि कल को आप ये बोले कि हमें तो पता ही नहीं LOU कहाँ पे है, कौन है LOU। तो हम गाइडेंस के लिए बता रहे हैं कि इंडिया में ये इशू कर रही है, अगर आप करवाना चाहते हैं तो इससे इशू करवा सकते हैं, अगर आप नहीं करवाना चाहते तो अगर आपको और LOUs के बारे में पता है तो आप उनसे भी इशू करवा सकते हैं। तो LOU जो है पूरे वर्ल्ड वाइड, जो भी LOUs है वो आपको ये 20 कोड डिजिट्स का जो कोड है वो इशू कर सकती है। तो मैंने बताया 40 से 50 के करीब जो LOUs पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी हैं। तो जो ये 20 डिजिट का कोड है, इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 4 डिजिट्स, नेक्स्ट 14 डिजिट्स, 4 और 14 18, अब हो गए लास्ट 2 डिजिट्स। तो इस तरह से ये बनाया गया है 20 डिजिट का। तो जो पहले 4 डिजिट होते हैं वो LOU का कोड होता है, समझ गए आप? जिस LOU से आपने इशू करवाया उस LOU का आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये। अगर आपने जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड से इशू करवाया उसका एक 4 डिजिट का LOU कोड अलग होएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में अलग LOU बैठी है उसका कोड अलग होएगा। तो जिस भी LOU से आपने इशू करवाया है ना, उसका LOU कोड ये आ जाएगा, ठीक है, ताकि इससे ये पहचान हो सके कि कौन सी LOU ने इसको इशू किया है। जो नेक्स्ट 14 डिजिट्स हैं, ये यूनिक नंबर है हर एक क्लाइंट का, ये यूनिक नंबर है हर एक क्लाइंट का, हर एक एंटिटी का। ये रैंडमली सिस्टम वाइज अलॉट हो रहा है, इसके अंदर कोई भी वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रैंडमली अलॉट हो रहा है। तो ये यूनिक नंबर है हर एक क्लाइंट का। जो ये लास्ट 2 डिजिट्स हैं इनको हम बोलते हैं चेकसम। ये भी एक डिफरेंट नंबर होता है आइडेंटिफिकेशन का। ये एक बेसिकली कंप्यूटर के एल्गोरिथम से या फॉर्मूला से निकलता है। इसके अंदर भी कोई ऐसे नहीं है कि ये यही लास्ट 2 डिजिट्स होंगे या यही कंट्री स्पेसिफिक लास्ट 2 डिजिट्स हैं या LOU संबंधित या क्लाइंट संबंधित यही लास्ट 2 डिजिट। चेकसम मतलब एक एल्गोरिथम है, कोई फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट 2 डिजिट से डिसाइड होते हैं कि क्या रखने हैं, ठीक है। तो ये 20 डिजिट्स की इसकी जो LEI नंबर की कॉन्स्टिट्यूशन होती है, राइट। तो इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए जो LEI कोड फॉर्मुलेशन एंड वैलिडिटी, ये 20 डिजिट्स का कोड है। ये 20 डिजिट्स के कोड का जो हमने ये बताया आपको कि कैसे बनना है, ऐसे ऐसे ये चीजें होंगी, ये सारी चीजों का स्टैंडर्ड किसने सेट किया। दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO का 17442 स्टैंडर्ड, ISO स्टैंडर्ड नंबर 17442, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स नंबर होते हैं ना, तो ऐसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो उनका जो स्टैंडर्ड नंबर 17442 नंबर है वो बताता है कि LEI नंबर के कोड की स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगी, कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, उसके बाद हर साल ये रिन्यू होता है। तो इसके बाद अब ये क्वेश्चन आता है कि LEI नंबर से हमें जानकारी क्या पता लगेगी। अब इतना सब कुछ तो आपने पढ़ लिया LEI के बारे में, तो LEI नंबर से अपने को पता क्या लगेगा, क्या चीज LEI नंबर हमें बताएगा। देखिए ये हमें 2 चीजें बताएगा। एक तो हमें बताएगा अबाउट एंटिटी, जो लीगल एंटिटी है या जो बिजनेस एंटिटी है जिसने रजिस्टर किया उसका नाम क्या है, पता क्या है,
वो बताएगा। उसके गुरु कौन है या चेले कौन है, मतलब उसके पेरेंट मतलब उसका पेरेंट मतलब उसकी पेरेंट कंपनी कौन है, अगर उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी कौन है वो बताएगा। इसको जो अपनी ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन है उसको टेक्निकली ये क्या बोलते हैं, अबाउट एंटिटी वर्ड को ये बोलते हैं हु इज हु, मतलब कौन है, हु ओन्स हु, इसको बोलते हैं हु ओन्स हुम। ये दो तरह की इंफॉर्मेशन एलईए नंबर आपको बताएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं लेवल 1 इंफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं लेवल 2 इंफॉर्मेशन। तो ये कुल मिला के जो एलईए कोड है इसका फॉर्मुलेशन है और उसका स्ट्रक्चर है, राइट। तो आप आई होप कि आप सारा सिस्टम समझ गए हैं। अब एक लास्ट चीज कि मैं अब आपको एक सैंपल एलईए नंबर जो ऑनलाइन है वो चेक करके बताता हूँ कि देखिए कि एलईए नंबर हमको किस तरह से बेनिफिट देता है। अगर नेट थोड़ा स्लो चला अगेन तो माफ कीजिएगा, तो वो आपको पता ही है कि वर्ल्ड वाइड मेरे इधर थोड़ा नेट स्लो चलता है इस रूम में। तो ये लीजिए हम गूगल पे आ गए, तो हमने नाम डाला GLEIF, ग्लोबल LEI लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन, जो मैंने बताया था आपको कि LOUs को कंट्रोल करती है। चलिए इसका नाम हमने यहाँ पे डाला, इसको सर्च किया तो हम इसकी GLEIF की वेबसाइट पे आ गए, GLEIF की वेबसाइट पे आ गए। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट पे क्लिक किया। अब देखिए हम यहाँ पे GLEIF की वेबसाइट पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे LEI सर्च करके ऑप्शन आ रही है, आप देख पा रहे हैं LEI सर्च। अब LEI सर्च के ऊपर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली कोड डाल के देखता हूँ 5904, ये देखिए। अब 5904 कोड के अंदर देखिए कई इन्होंने ना जो मिलते जुलते मैच थे वो दिखा दिए। अब ये देखो ये नीचे जो लिखा हुआ है ना जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, आप देखिए ये LEI नंबर है, आप इसके डिजिट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5493 एक LOU कोड हो गया। उसके बाद ये 4 डिजिट ये हो गए, उसके बाद 14 डिजिट 00H3 JWU 5, उसके बाद ZTMA, उसके बाद 79, ये 79 तक ये जो 14 डिजिट हैं ये हर एक एंटिटी के सेपरेट हैं। उसके बाद 61 मींस ये एक लास्ट 2 डिजिट्स जो एल्गोरिथम है, कोई चेकसम फार्मूला जो कंप्यूटर फार्मूला के थ्रू निकलता है, ये वो चीज है। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं, इस पर्सन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि क्या सर्च करके आ रहा है इस LEI नंबर का हमारे पास। तो देखिए ये हमने एक सर्च डाला था, तो देखिए उसके बारे में ये डिटेल आ गई, जिसका नाम है जॉन बेक्का AB, ऐसे करके ये फर्म का नाम है, ये लीगल नेम है फर्म का। ये इसके अदर नेम्स है, मतलब कई बार ऐसे होता है कि एक ही एंटिटी को अलग अलग नेम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। तो उनका जो एनी अदर नेम है, तो उनको ये इन्होंने लिखा है कि इसको विजन बोलोगेट G2412 AB नाम से भी जाना जाता है, ये अलग नाम है। देखिए इसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ गई कि ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, स्वीडन में, और इनका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो बता दिया कि वहां पे क्या रजिस्टर्ड है जुरिस्डिक्शन, इनका जो लीगल फॉर्म है जैसे यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप है या क्या है, वहां पे क्या स्टेटस है वो सारा बताया हुआ है। एंटिटी स्टेटस आ गया एक्टिव है, तो हेडक्वार्टर्स की एड्रेसेस आगे देखो, ठीक है, उन्होंने कब रजिस्टर कराया था, स्टेटस देखो, स्टेटस इनका लैप्स्ड आ रहा है, लैप्स मींस इनका जो ये LEI नंबर है ये एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट रिन्यूअल इनका जो ये 26 जनवरी 2021 को ड्यू था, जो इन्होंने नहीं करवाया, तो इसकी वजह से ये लैप्स्ड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनके पेरेंट कंपनी की डिटेल आ जाएंगी अगर इन्होंने भरी होगी, तो यहाँ पे उनकी चिल्ड्रन, यहाँ पे उनकी आगे सब्सिडरी कंपनी की डिटेल्स आएगी अगर उन्होंने भरी हुई तो, ठीक है। तो उसके बाद इनकी कोई चेंज हिस्ट्री है तो चेंज हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी, राइट, चेंज हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी अगर उन्होंने कुछ चेंज किया हो तो, ठीक है। तो वो जो भी चेंज इन्होंने पास्ट में करवाया होगा वो सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी का LEI नंबर चेक कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी का LEI नंबर चेक कर रहे हैं, अब मान लीजिए अब मान लीजिए आपका यहाँ पे एक पड़ोसी है, नेबर है, उसका एक बिजनेस है, ठीक है, या बिजनेस लगा लीजिए, या नेबर की एग्जांपल छोड़ दीजिए, ये ज्यादा सही नहीं लगती। आपका कोई बिजनेस डीलिंग है किसी कस्टमर के साथ, आपकी डीलिंग है किसी कस्टमर के साथ, ठीक है। तो कस्टमर आपके साथ डील कर रहा है, आपका कस्टमर है, आप उसके साथ ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, LEI नंबर उसका आपने देखा,
LEI नंबर देखा तो आपने देखा कि मैं भाई LEI नंबर को ना एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ ऑनलाइन जाके GLIAF की वेबसाइट पे। आपने वहां पे क्रॉस चेक किया तो वो जो डिटेल्स थी वो गलत निकली, जो डिटेल्स थी वो इनकरेक्ट निकली। आपने पाया कि यार ये तो गलत डिटेल्स है, या ये डिटेल्स तो किसी और बंदे की हैं जो इसने अपने आप में दिखा रखी हैं, या जो ये डिटेल्स हैं इसकी ये तो लेटेस्ट है ही नहीं, ये तो अपडेटेड है ही नहीं, इसने तो मुंबई का एड्रेस डाला हुआ है पर ये तो रहता तो ये पंजाब में है, ये काम तो पंजाब में कर रहा है, एंटिटी पंजाब की है। ठीक है, यहाँ आप एज अ बैंकर किसी को जज कर रहे हैं, अगर आप एज अ बैंक है, अगर आपका बोरोवर कोई आपके पास आ रहा है, बोरोवर आ रहा है, तो उसका LEI नंबर आपने क्रॉस वेरीफाई किया तो आपको डिटेल्स में कुछ गलती लगी गड़बड़ लगी, तो तब क्या करेंगे? अगर आपने कोई गलती को फाइंड आउट कर लिया तो भाई, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चैलेंज वाला बटन है, 1 मिनट में नीचे करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये चैलेंज वाला बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आप उसके LEI की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपने चैलेंज कर दिया विद एडिक्वेट प्रूफ्स तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, अगर इंक्वायरी बैठी उसका नंबर गलत पाया गया तो देन जो भी उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं वो अकॉर्डिंगली लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा LEI का सिस्टम वर्क करता है। तो जो मेरे हिसाब से आपको अब पूरा का पूरा 100% डिटेल में समझ आ गया होगा कि ये क्या सिस्टम है, कैसे काम कर रहा है। तो आज के लेक्चर का तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। देखिए, मैं वैसे तो सोच रहा था कि आज का लेक्चर मैं थोड़ा सा स्विफ्ट कोड वाला टॉपिक भी इसके अंदर ऐड करके बनाऊंगा, बट LEI टॉपिक ही अपने आप में इतना वास्ट और मेरे को इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा कि चलो अभी आज LEI नंबर को ही एक्सप्लेन करते हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, हाई सीज सेल्स के ऊपर। तो आप ज़रूर बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल के साथ। आपने बहुत इस चैनल को बढ़िया रिस्पॉन्स दिया हुआ है, तो मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन है कि वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं और इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। मेरे को पॉजिटिव फीडबैक्स भी इसके रिगार्डिंग मिल रहे हैं। तो जो मोटिव है वही वही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी नॉलेज है, जो काम की नॉलेज है, जो आपको लाइफ में काम आए, तो प्रैक्टिकली काम आए, तो वही मोटिव है मेरा कि वो इस चीज़ को आपको मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि और लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। तो मैं आपको अब नेक्स्ट संडे मिलूंगा। गुड बाय।